हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 4 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारा करंट अफेयर है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में। दूसरा यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022। तीसरा है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। और चौथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में। और चौथा एक माइट है जिसका नाम वरोवा है। ठीक है, हाई कूलिंग माइट है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडिया में एक तरह का फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया गया है। वो कहाँ पे लगा है, कैसे लगा है, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। अभी न्यूज में क्यों आया है कि यहाँ पे देखो, ये 100 मेगावाट का रामागुंडम कहाँ पे, तेलंगाना में ये फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा है। अभी क्या है कि इसे पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपका 2020 करके पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका एंड का जो 20 मेगावाट का कंस्ट्रक्शन का काम था, इसका बनाने का काम था, वो कंप्लीट हो गया। अभी टोटली कंप्लीट हो गया। अब इसका पूरी तरह से कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि इसको पूरी तरह से कॉमर्शलाइज किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो अब अनाउंस कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 से ये पूरा का पूरा 100 मेगावाट का जो रामागुंडम का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये आपका कॉमर्शलाइज हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। ये अपने आप में इंडिया में अपने आप में इस तरह का सबसे बड़ा प्लांट है। देखो ऐसे तो सोलर पावर प्लांट इससे भी काफी बड़े हैं, मगर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है ये इंडिया में सबसे पहला और अपने आप में सबसे बड़ा पावर प्लांट है। जो कि आपको कितने मेगावाट का, 100 मेगावाट का। ठीक है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे है? तेलंगाना के रामागुंडम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखो, एक आपका क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को सेट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो फिर उसका जो ये आप प्लेट देख रहे हैं ना, ये मान लो 3 टाइप की प्लेट दिख रही है, अटैच करके रखी है। ये एक तरह से इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉड्यूल अटैच करके रखे हो। मॉड्यूल ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। ठीक है, आपका प्लेट बन जाती है पूरी। तो इसको आपको कई कहाँ पे रखा जाता है, या आपका किसी वाटर रिजर्व में रखा जाएगा, पॉन्ड्स में, लेक्स में, या किसी ऐसी जगह जहाँ पे पानी शांत है, काम है, चल नहीं रहा है। ठीक है, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो सके। और जहाँ पे सन की आपकी लाइट की इंटेंसिटी, यानी कि आपकी जो सन की रोशनी है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, वेदर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी जगह लगाया। तो तेलंगाना के रामगुंडम में ये लगाया गया है। ये प्लेटफॉर्म क्या है, मोड ऑन का मतलब है यहाँ पे बांधना। कि कामर बॉडीज पे, जो वाटर बॉडीज है, वहां पे ये बांधे जाते हैं, यानी कि लगाए जाते हैं। जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, रिजर्वर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान रहता है बनाना इसे। और इसको साइलेंटली रन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई साउंड नहीं होनी। अगर आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर चलाते हो, तो उसमें तो साउंड होती है। और वाटर के जो लेवल होता है वो बराबर रहता है। ऐसा नहीं कि जो अर्थ पे अगर आप लगाओगे, तो अर्थ तो कहीं टेढ़ी है, कहीं मेढ़ी है, कहीं ऊंची है, इस तरह से। तो उसको पहले बैलेंस करना पड़ता है। मगर वाटर का लेवल तो बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो वहां पे लगाना इसे आसान होता है। ठीक है, और आपका कोई वेजिटेशन को हटाना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारे यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में। देखिए, अभी यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस आपकी गठित हुई, कन्वेंट हुई, हेल्ड हुई। कहाँ पे हेल्ड हुई आपकी, ये क्या नाम, सॉरी, ये किसने हेल्ड की। ठीक है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो ये जो हेल्ड की है, वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ केनिया और गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल दोनों ने को होस्ट किया है इसको मिलके। वहाँ पे ये हेल्ड हुई है, वहाँ पे इसको गठित किया गया। ठीक है, अब इसका जो मुद्दा था, वो मुद्दा यही था कि आपका पूरा ग्लोबल कोऑपरेशन मांग रहे हैं। कि पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड या ग्लोबली जो कंट्रीज है, वो मिलके कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ। अब कोऑपरेट किस चीज में करेगा, कि प्रोटेक्ट करे पूरे जो ओशन का इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, उसको प्रोटेक्ट करे। क्योंकि ओशन का जो इकोसिस्टम है वो डेस्ट्रॉय होते जा रहा है, काफी हद तक डेस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसको सस्टेन करे और उसको प्रोटेक्ट करे, जो ओशन का इकोसिस्टम है। ठीक है, और ये जो हमारे इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंडिया में इंडिया से पार्टिसिपेट किया था यूएन ओशंस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, जो 2022 में हुई है। अब इंडिया ने इसमें ये बोला है कि हम जो है साइंस में भी इसका पार्टिसिपेशन करेंगे, और एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आएंगे, जिससे कि जो गोल 14 है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। गोल 14 क्या है, कि लाइफ बिलो अर्थ, जो आपके एसडीजी है ना, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 गोल्स है। 17 गोल में आपको जो 14 गोल है वो है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, बिलो वाटर। ठीक है,
ये है आपका लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर क्या होती है? आपकी फिशेज होती है और भी काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रिएचर होते हैं, फ्लोरा एंड फौना होता है, बहुत सारी चीज होती है। तो उनको कंजर्व करना, अगर वो कंजर्व रहेगी तो आपका ओशन का इकोसिस्टम आपका सस्टेनेबल रहेगा और आप उसे कंजर्व कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। मगर उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे उस चीज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब जो इसमें एजेंडे में जो आपका ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें क्या क्या डिस्कस किया? इसमें देखो मोराटोरियम दिया गया। मोराटोरियम क्या दिया गया? कि जो डीप सी माइनिंग है इसे कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए। मोराटोरियम यही होता है कि कुछ टाइम के लिए छूट दे देना, कि आप इसमें कुछ टाइम के लिए इसे थोड़ा सा मतलब करते रहो। अभी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, पर इसे बंद करना होगा कुछ टाइम बाद। तो अभी थोड़ा सा मोराटोरियम दिया गया है इसमें, कि अब डीप सी माइनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं रेयर अर्थ मेटल्स पे। रेयर अर्थ मेटल्स कहाँ पे यूज होती है? जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बैटरी होती है उनमें यूज होती है, जैसे लिथियम हो गया और भी कई सारी चीज होगी। तो उन पे ज्यादा फोकस करें जिससे कि हम डिगिंग करके और ओशंस के फ्लो में डिगिंग करके इन चीजों को निकाल सकें। मगर डिगिंग से क्या होता है कि आपके जो ओशंस की जो हैबिटेट है उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इस तरह से ओशन के जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो रे जो डीप सी माइनिंग है उससे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। तो इस पे अभी फिलहाल के लिए मोराटोरियम दिया है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बोला गया। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग और स्टोरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन, कि आपका जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसको कैप्चर करना और उसे स्टोर करना, ठीक है, ताकि वो आपके एटमॉस्फेयर को नुकसान ना पहुंचाए। इसको ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलता है। इससे क्या होगा? हम बूस्ट करेंगे जो ओशन की संक एज ए सोक, मतलब ये सिंक की तरह वो काम करेगा, क्योंकि कार्बन को एब्जॉर्ब भी करना है, कि ओशन की हम कैपेसिटी बढ़ा दें। कैपेसिटी कब बढ़ेगी? जब उसका ओशन का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा कंजर्व रहेगा। उसमें या तो हम नेचुरल सिंक क्रिएट करें। अब नेचुरल सिंक कैसे क्रिएट करी जा सकती है? मैनग्रोव्स लगा के, जियो इंजीनियरिंग की स्कीम्स लगा के, वहां पे ऐसे पौधे लगा के जो कार्बन को ज्यादा कैप्चर कर ले, उन्हें सोक कर ले, यानी कि उनको सोख ले, उनको एब्जॉर्ब कर ले। जो पोर्स होते हैं फूल पत्तियों के, वो जो स्टोमेटा होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर ले। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है जियो इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस क्या है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। देखो आप अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें बड़े बड़े डिफ्लेक्टर लगा दो। बड़े बड़े डिफ्लेक्टर क्या होगा? कि जो अर्थ पे जो आपकी जो ऐसे एरोसोल्स पार्टिकल्स या ऐसी हानिकारक रेज आती है तो उनको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो और भी कई सारी चीजों में फायदा हो, तो बड़े बड़े रिफ्लेक्टर। दूसरा, आप ट्रीज को उगाओ अर्थ के ऊपर। अब ट्रीज ज्यादा से ज्यादा होगा, हरियाली ज्यादा से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे इस चीज का फायदा पहुंचेगा कि कार्बन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी अर्थ की, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप लगाओ। जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप लगाने से क्या होगा? कि भाई वो आपका पोल्यूशन को क्या नाम एब्जॉर्ब कर सकेगी, पोल्यूशन को कम कर सकेगी, ठीक है। और ग्रीनरी, डेजर्ट जो आपका डेजर्ट एरिया वहाँ पे ग्रीनरी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल सिस्टम को आपको ग्रीन बनाना है। और जो आपके सोर्स है उन्हें आपको एटमॉस्फेयर में वो कर दो, जो आपके एरोसोल्स होते हैं उन्हें एटमॉस्फेयर में छोड़ दो ताकि वो अर्थ पे ना आके गिरे, ठीक है। और आयरन का फर्टिलाइजेशन करो सी में। आयरन फर्टिलाइजेशन ऑन सी क्या होता है? इसका ये होता है कि आप एक तरह से आयरन को इंट्रोड्यूस करते हो आयरन की सतह, वो मतलब ओशन की सतह पर। ओशन की सतह, ओशन के फ्लोर पर कहाँ पे? अब ऐसे थोड़ी कहीं पे भी गिरा देंगे आयरन को। आयरन को वहां पे गिराना है जहाँ पे आयरन पुअर एरिया है। ओशन का जो आयरन पुअर एरिया है और ओशन के सरफेस पे वहां पे गिराना है। इससे क्या होगा? जो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन हो जाएगा वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन वहां पे ज्यादा जब हो जाएगी तो उससे क्या होगा? ओवरऑल इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा, इकोसिस्टम की हेल्थ सुधरेगी। तो ये इसमें बोला गया, सिक्वेस्टेरियन में भी यही बोला गया कि आप जो है इस तरह के और जो आपके जैसे CO2 लिक्विड होता है, लिक्विड CO2 होता है, जो आप लिक्विड में CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है उसे तो या तो आप ओशन में डाल दो या फिर उसमें जो रॉक्स होती है उनके अंदर उसे ड्रेन कर दो। तो ये सब सिक्वेस्ट्रेशन इसमें बोला। एक टर्म आता है ब्लू डील। ब्लू डील क्या होती है? ब्लू डील एक तरह से आपका सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, ठीक है। कि जैसे कि आपका ब्लू डील से मतलब, ब्लू से मतलब यहाँ पर एक तरह से वाटर, यानी कि ओशन। ओशन का कलर कैसा होता है? एक तरह ब्लू होता है। और वहाँ अगर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे ग्लोबल ट्रेड होता है, हम फिशिंग करते हैं और भी कई चीजें होती है, माइनिंग होती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इनोवेशन लाया जाएगा इन्वेस्टमेंट करके,
कि वो वहाँ ऐसा सस्टेनेबल और रिजाइलेंट ओशन इकोनॉमी बन सके। अभी क्या है, अभी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ओशन के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसके एक्सप्लॉइटेशन को हम सस्टेनेबल उसमें चेंज कर दें, सस्टेनेबल प्रोसेस में चेंज कर दें, जिससे कि आपका जो ओशन है, ओशन का फ्लोरा एंड फौना है, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, और जैसे आपकी फिश है, और भी कई सारी चीजें हैं, तो उनको हम बचा सके, उनको कंजर्व रख सके, मतलब उनका प्रोडक्शन इतना हो, उनका पॉपुलेशन इतनी हो कि वो आपकी ओशन की इकोसिस्टम को कंजर्व करने में पॉसिबल रह सके। और जो हाई सीज एरियाज है वो अनरेगुलेटेड है। अब अनरेगुलेटेड कैसे है कि बोलो 70% जो अर्थ का सरफेस है वो फूड और लिवलीहुड के लिए, जो आपकी बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए आपका क्या ना 70% ऑफ ओशन का एरिया कवर करता है। मगर अब इस इकोसिस्टम बेकार हो जाएगा तो अपने बिलियन ऑफ पीपल्स को, जो इतनी पॉपुलेशन है, उसको कहाँ से वो फूड मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। तो इसलिए इकोसिस्टम को बचाना जरूरी है, तो उसको एक तरह से रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और ओशन के लिए थ्रेट क्या ये है कि तो ग्लोबल वार्मिंग है, पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है वो है, ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, एसिडिफिकेशन है, मरीन हीट वेव, जो हीट वेव चलते हैं उससे जीव जंतु की जान चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के बारे में। देखिए हुआ क्या है, जो कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी है, इसने ये किया है कि रेजोल्यूशन पास किया जिसमें बोला है कि पहले जो अभी तक बैंक्स बोर्ड ब्यूरो था उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं आपका फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो से। यानी कि ब्यूरो तो रहेगा, मगर उसका नाम ये हो जाएगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हो जाएगा। पहले इसका नाम क्या था, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो था, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है। अभी पहले हम जानते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के बारे में। इसका क्या है कि ये क्या करेगा, ये जो चीफ्स होते हैं किसके, पब्लिक सेक्टर बैंक के और इंश्योरेंस कंपनी के, उनको सेलेक्ट करेगा, रिकमेंडेशन देगा सेलेक्ट करके किसकी, पीएमओ को, और जो आपकी जो मिनिस्ट्री होती है आपकी, उनको ये वो रिकमेंडेशन देगा, उन्हें सेलेक्ट करेगा। तो इसमें ये गाइडलाइंस इशू करेगा, जनरल मैनेजर को सेलेक्ट करेगा, जो स्टेट रन आपकी नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, और भी कई सारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये सारी कंपनी आपकी स्टेट रन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कहलाती है। जनरल इंश्योरेंस जैसे हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हो गया, इनके लिए गाइडलाइंस इशू करेगा, और जनरल मैनेजर इनके लिए सेलेक्ट करेगा। कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। अब ये खाली एक अकेले में ऐसी एंटिटी रहेगी, ऐसी बॉडी रहेगी जो रिकमेंडेशन देगी किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, होल टाइम डायरेक्टर। इसे होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना है, या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट करना है, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जो अगर होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा तो उसके लिए रिकमेंडेशन देगी। और इसका जो चेयरमैन होगा वो एसीसी का, जो एसीसी जो है आपका, यानी कि कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी है, वो अप्रूव करेगी, अप्रूव करती है किसके अपॉइंटमेंट को, जो इसके चेयरमैन है। तो अभी कौन सा अपॉइंट किया गया, भानु प्रताप शर्मा को अपॉइंट किया गया है। ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं किसके, बीबीबी के, यानी कि आपका बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के। ठीक है, अब ये 2 साल के लिए इसके चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो थोड़ा सा हमने बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जन्म हुआ था वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार हुआ था। उस कमेटी का नाम था द कमेटी टू रिव्यू द गवर्नेंस ऑफ बैंक्स और बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ये 2014 में गठित की गई थी, जिसके चेयरमैन थे पीजे नायक। ठीक है, इसने, अब जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था इसका जो जन्म हुआ 2016 में, इसकी रिकमेंडेशन को मान के इसका जन्म हुआ 2016 में। और इसे होल टाइम डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करने का काम दिया गया, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए और स्टेट ओवर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम दिया गया कि होल टाइम डायरेक्टर इसको ये ही अपॉइंट करेगी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। मगर अभी कौन अपॉइंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो हमने यहाँ बात की, होल टाइम डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, अभी ये आपका अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये एक तरह की ऑटोनोमस रिकमेंडेशन बॉडी होगी, क्योंकि ऑटोनोमस होगी, रिकमेंड करेगी, मैं ये अपॉइंट करेगी, मतलब अपॉइंट तो आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ दोनों मिलके इसकी रिकमेंडेशन कंसीडर करेंगे, उन्हें ठीक लगता है तो वो अपॉइंट करेंगे, और ये रिकमेंड करेगी। अब इसकी ये क्या है, अगर किस टाइप की बॉडी है, ये पब्लिक अथॉरिटी है, जिसका जिक्र आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 एक्ट में भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल एक रैंकिंग के बारे में जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज की है। किस बेसिस पर रिलीज की है, जो हमारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की जो रिपोर्ट आई थी 2020 की, उसकी बेसिस पे इसको रिलीज किया गया। उसमें बोला था कि एक रैंकिंग
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए, जिससे स्टेट्स में और दूसरे यूटीज में भी आपको एक कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस रैंकिंग में क्या बताया जाता है कि ये क्या काम करेगी, बूस्ट करेगी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कि इंडिया में आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा खासा है, तो इसलिए इन्वेस्टर यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। बिजनेस फ्रेंडली फ्रेंडली क्लाइमेट बनाएगी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूरे कंट्री में एक तरह से ऑगमेंट करेगी, यानी कि बढ़ाएगी उस चीज़ को। ठीक है, अब इसके पैरामीटर कौन कौन से जिस पे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि भाई इस पैरामीटर पे कंस्ट्रक्शन परमिट आसानी से मिले, लेबर रेगुलेशन अच्छी तरह से हो, एनवायरमेंटल रजिस्ट्रेशन जरूरी हो, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी आदमी इन्फॉर्मेशन मांगता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, कि कोई भी आम आदमी इन्फॉर्मेशन मांगे किसी चीज़ के रिगार्डिंग वो अवेलेबल हो जाए, और लैंड की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, और सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम में होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ता और वो परमिशन लेने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में क्या क्या है, इसमें चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको, स्टेट्स को, ड्यूटीज को, टॉप अचीवर्स, अचीवर्स, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम और एस्पायरर। तो अब टॉप अचीवर्स की बात करें, इसमें 7 स्टेट ने टॉप पोजीशन हासिल की है। एक तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु। अचीवर्स में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। और जबकि इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कहाँ पे डेवलप हो रहा है, 6 स्टेट में डेवलप हो रहा है। कौन सा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, आपका पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। और एस्पायर स्टेट की श्रेणी में कौन आया है, इसमें 7 स्टेट आया, गोवा, आसाम, केरला, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल। ये सब स्टेट आप पे किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई एस्पायरर है, कोई आपका क्या नाम इमर्जिंग है, वो इकोसिस्टम आपका एक अच्छा वो बना रहा है, तो इसलिए वो इमर्जिंग कैटेगरी में है। अगला यही है कि पहले बीरैप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीरैप को 2015 में लॉन्च किया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है बीरैप की रिपोर्ट पे ही बेसिस है। ठीक है, इसका काम ये था कि हेल्दी कंपटीशन, स्टेट के बीच में हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जिससे कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज़्यादा अच्छा हो सके। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो डीपीआईआईटी है, उसे 2014 से ही एसेस करती आ रही है स्टेट और यूटीज की परफॉर्मेंस को। और जबकि 2020 और 21 में नहीं किया गया था, जबकि 2015, 16, 17, 18, 19 और 22 में इसको रिलीज किया गया है। 2020 में क्यों नहीं किया गया था, सब बताइए जल्दी। 2020 में इसलिए नहीं किया गया था कि कोरोना आ गया था। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा हाई किलिंग माइट के बारे में, जिसका नाम है वरोवा। ठीक है, ये है वरोवा की पिक्चर, ये आपका हाई किलिंग माइट। ठीक है, अब इसका हुआ क्या है, देखो ये क्या है, ये एक इस तरह की माइट है, इस तरह का ऐसा कीड़ा है, इस तरह की ऐसी मक्खी टाइप है, जो सिर्फ अपनी जो फैमिली बनाती है और जो ये रहती है, और या ये जो अपने बच्चे पैदा करती है, जहाँ मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है, उसी में रहती है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो ये मधुमक्खी होती है, इसका जो फैट होता है, देखिए मधुमक्खी ये वाला फैट वाला एरिया, इसको ये चूसती है, खा जाती है, चिपक के इसको चूस के खा जाती है, जिससे मधुमक्खी की मौत हो जाती है। मधुमक्खी की मौत होने से क्या है, उनका इकोसिस्टम पूरा बेकार हो जाएगा, मधुमक्खी खत्म हो जाएगी। इन्होंने वर्ल्ड में तबाही मचा रखी है। तो अभी वर्ल्ड की तबाही मचाने के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये पाया कि भाई जो हनी भी है उस पे ये काटती है, तो इन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसी चीज के बारे में ये आर्टिकल हमें सॉरी बताएगा। अब वरोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका वरोवा डिस्ट्रिक्ट जो है एक्सटर्नल पैरासिटिक माइट है, जो अटैक करता है और खाता है किसे, हनी बीज को। हनी बीज में भी स्पेशली किसे खाता है, एपिस सिरेना और एपिस मेलिफेरा को। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं एपिस सिराना और एपिस मेलिफेसर को, फेरा को। ठीक है, इनको खाता है। ये यहाँ पे इसकी चिपक जाता है, जैसे इसके फैट वाले पोर्शन पे चिपक गया, फैट वाला पोर्शन पूरा खा जाएगा, जिससे मधुमक्खी की मौत हो जाती है। और हाँ, मौत होने से पहले डिसीज हो जाती है, कौन सी डिसीज है, मधुमक्खी की जो वारोसिस, वारोसिस डिसीज हो जाती है, उड़वा काटने से वारोसिस हो रही है। और ये आपका वो जो बच्चे पैदा करती है, कहाँ पे पैदा करती है, हनी बी के छत्ते में पैदा करती है। ये जो है आपकी बॉडी को कमजोर कर देती है मधुमक्खी को, जिससे कि वो पूरा फैट जो है सक कर जाती है। ठीक है, और इससे क्या हैवी मैनिफेस्टेशन की वजह से, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेती है और इसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है ये मधुमक्खियों में। यूरोप में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, वीक कर देती है, पोलिन पॉपुलेशन को इनकी कम कर देती है, जिससे इनकी कॉलोनी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन मधुमक्खियों की डेथ हो जाती है।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्यों 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 हम इन्हें बचाना चाह रहे हैं, क्यों इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि मधुमक्खी ये एक तरह जियोग्राफिकल, आपका जियोग्राफिकल पोलिनेटर की तरह वर्क करती है। फूड एंड फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमें एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें ये सिखाती है और इसको कंजर्व करती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आर्टिकल। आज इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।